वाह क्या बात है, अद्भुत। ये ओटावा में मेरी पहली शाम है, जो कनाडा की राजधानी है। ऐसा हुआ कि हम शहर के केंद्र के एक खतरनाक इलाके में ट्रैफिक लाइट पर गलत जगह रुक गए। और यह टोरंटो है, देश का मुख्य महानगर, जिसे कनाडा का न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। कई पार्क सीधे डाउनटाउन में तंबू वाले शहरों द्वारा कब्जा कर लिए गए हैं, जिनमें बेघर और नशेड़ी रहते हैं। You're a fucking pussy. You're the most simple bitch I've ever met. Literally just hit this guy and fucking his fucking life. Go back to where the fuck you're from. दुनिया भर में कनाडा को एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान के रूप में देखा जाता है, और कई मामलों में यह सच है, लेकिन 100% नहीं। इस देश के अधिकांश बड़े शहरों में खतरनाक इलाके हैं, सड़कों पर नशेड़ी मिल सकते हैं, और यहाँ कानून तोड़ने वालों और अपराधियों को अक्सर बिना किसी सजा के रिहा कर दिया जाता है। ये सामान्य नहीं है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ कोने पर मारिजुआना, वहाँ कोने पर मारिजुआना, यहाँ मारिजुआना। तुम गुजरोगे 6 मारिजुआना की दुकानें और केवल एक खाने की दुकान। ओक्साना है और उस पर हमला हुआ। शूटर गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोषी नहीं ठहराया गया और रिहा किया जा सकता है। और अब कल्पना करो, उसे रिहा कर दिया जाता है, लेकिन मुझे डर लगता है। मैं बस सड़क पर चल सकता हूँ और मुझे बस सिर में गोली लग सकती है। क्या आप कृपया मुझसे दूर हो सकते हैं? यह फोर्ट यॉर्क है। यहाँ ऊपरी कनाडा की राजधानी थी, जब यह अभी भी एक उपनिवेश था। देखो यह कहाँ तक पहुँचा। विशिष्ट ऊंची इमारतें, कांच के गगनचुंबी इमारतें, विलासिता और सफलता। अमीर लोग लॉफ्ट्स में मुनाफा गिनते हैं और अमीर लड़कियां धूप सेंकती हैं, बिना शानदार छतों को छोड़े और नीचे सड़क पर उतरे बिना। और नीचे पुलों के नीचे यह इतना सुखद नहीं है। कचरे के ढेर, गंदगी और उन लोगों के तंबू जिनके पास सबसे सस्ता आवाज भी नहीं है। शानदार माने जाते हैं वे तंबू जो कंक्रीट पर नहीं बल्कि घास पर लगाए जाते हैं। मैं मेट्रो से यंग डंडस स्क्वायर के इलाके में आया। बाहर निकलते ही आप भविष्य में पहुंच जाते हैं। गगनचुंबी इमारतें, विशाल स्क्रीन, सब कुछ चमकता और झिलमिलाता है। फिर से तुलना न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के टाइम्स स्क्वायर से की जा सकती है, लेकिन यह इलाका अपने थोड़े अराजक माहौल के लिए भी प्रसिद्ध है। ये पुलिस वाले पहले ही किसी को पकड़ चुके हैं और गाड़ी में डाल चुके हैं। उनसे 50 मीटर की दूरी पर लड़के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हाथ पर पट्टा कसने और नस खोजने में। देखो वही लोग 5 मिनट बाद एक दूसरे को प्यार से छू रहे हैं। हर कदम पर अजीबो गरीब और विकृत लोग। उन्होंने इसे चिकित्सा अवधि पर रखा है, आप समझ नहीं रहे हैं। यहाँ नशेड़ी पर्यटकों के बीच खो जाने की कोशिश करते हैं और अपनी खुराक के लिए कमाई करते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिन्हें उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और वह भी शहर के केंद्र में जहाँ कई पार्क हैं। यह उन कब्जा किए पार्कों में एक है। यहाँ एक तंबू बसा हुआ है जिसके निवासियों को अधिकारी नहीं छेड़ते बल्कि सुरक्षा करते हैं। यहाँ 2 स्वयं सेवक पहरा दे रहे। लोग पार्क का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और कुत्तों के साथ घूमते हैं, लेकिन बगल में माहौल खास नहीं। जो लोग दवाएं ली हैं उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं है। वे सुस्त हो जाते हैं और लंबे समय तक नहीं हिलते। अमेरिका और कनाडा की समस्या नशीली दवाओं में है। यह फेंटानिल है। यह मॉर्फिन और हेरोइन जैसा है, लेकिन बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसका उपयोग दर्द निवारक किया जाता है, लेकिन जो लोग निर्भर हो जाते हैं वे सब्जी की तरह हो जाते हैं, छुटकारा नहीं पा सकते और अक्सर ओवरडोज के कारण मर जाते हैं। यहाँ के अधिकांश सड़क पर रहने वाले नशेड़ी फेंटानिल पर ही हैं। खुराक के अलावा उन्हें कुछ भी दिलचस्प नहीं लगता। नशेड़ी शहरों में कनाडा के कानून विशेष रूप से काम करते हैं। यहाँ एक स्थानीय साहसी व्यक्ति के दृश्य हैं, जिसने अंदर जाकर शूटिंग करने और मुझे भेजने का साहस किया। दृश्य यह यहाँ एक जनरेटर और एक प्रकार की रसोई एक तंबू में है। क्यूबा का झंडा शायद प्रवासी है, और यहाँ तक की साइकिल। और अधिक विस्तार से शूटिंग करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। माथे से नहीं बोकर। हाँ, तुम कीव में वीडियो नहीं बना सकते। Probably paid more taxes than you have. I used to have a handyman company, maintenance for buildings like that. I used to work right there. Because I live here right now doesn't mean I haven't paid taxes. मेरे हिसाब से जैक समझदार है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है और सुरक्षा आती है जो वास्तव में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती। But you're not going to do anything anyway, so just leave. Don't worry about it. You're not going to do anything. Even if I hit him, you're not going to do nothing, right? Exactly. So what's the point? What's the point? I should literally just hit this guy and
his fucking life. Are you think you pay $1 little of tax? Do you own this place? You're a fucking pussy. Don't ever come near me. If you're not gonna do nothing, get away from me. 'Cause I'm not gonna fucking hit him. I'm gonna bait him into hitting me though. I guarantee it. You're a fucking bitch in life. Keep coming. Keep following, bitch. Go back to where the fuck you're from. $10 пирожок. Я бы в Молдове умер с таких цен. Здесь как-то привыкаешь. Одно тесто. मैं टोरंटो से ओटावा आया। राजधानी बहुत छोटी और शांत है, लेकिन यह व्यावसायिक लगती है। सबसे पहले मैं डाउनटाउन में घूमता हूँ। अलेक्सी गाड़ी चला रहा है और जब हम ट्रैफिक लाइट पे बात कर रहे होते हैं तो एक अजनबी फ्रेम में आ जाता है। हम इसे ठीक करेंगे। सोचो, मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी और हम इसी जगह पर हैं। बाकी हाँ, А это мы как раз на этом пятачке, да? Да. Здравствуйте. Ёшкин кот. जहाँ नशे के आदी लोगों के लिए आश्रय है, यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और भारी नशीले पदार्थ वितरित किए जाते हैं। और क्या होगा अगर हम अभी वीडियो पुलिस को भेज दें और क्या नहीं करें? दुर्भाग्य से मैं उससे लड़ाई करने बाहर नहीं जा सकता। खैर, नहीं कर सकते, दुर्भाग्य से। अमेरिका में ये समस्या नहीं थी। मुझे इसके लिए कुछ नहीं होता, मुझे लगता है। कनाडा में हाँ, लेकिन तुम कार को मार सकते हो, लेकिन इंसान को मारना कुछ और है। मैंने सोचा था कि ये सवाल दुर्भाग्य से नहीं कर सकते। क्या ऐसा होता है कि पीछा करते कार से निकालते? एक कार दूसरी का पीछा करती है और कोई कोशिश करता है कुछ वहां रोकने और कार से बाहर निकालने की। ऐसा कुछ बार हुआ है, शायद पहले भी ऐसा वीडियो था, लेकिन होता है। लेकिन सब कुछ सही सलामत है। एंटी थीफ सिस्टम। लेशा कनाडा में लगभग 2 साल से है और इस कार से डिलीवरी का काम करता है। कार हाल ही में ली, 2 हफ्ते। डॉज क्यों? कीमत 5,000 कनाडाई डॉलर थी, जो लगभग 2600 है। टिकट नहीं है, ये अच्छा है। मेरा एक दोस्त उबर ईट्स में काम करता है और हमेशा ईट्स की डिलीवरी पर रहता है। उसके पास पार्किंग के टिकट पहले से ही $400 के हैं। लेशा, हम शहर के केंद्र की ओर वापस जा रहे हैं। क्या मजाक है। डाउनटाउन शुरू होता है, 1-2 ब्लॉक, इसके बाद सरकारी क्षेत्र आता है। सरकारी इमारतें अद्भुत, बस दृश्य रूप से। कोई भी बेघर नहीं, कोई भी नशेड़ी नहीं, कोई नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, खेल में एनपीसी की तरह हैं, समझे? वे वर्ग की सीमा से बाहर नहीं जाते, उन्हें खास तौर पर नहीं छेड़ा जाता। मतलब पागल और ऐसे लोग यहाँ काफी हैं। यहाँ एक बड़ा शॉपिंग सेंटर है, शायद इसी वजह से। इसके अलावा शायद यहाँ उन्हें कुछ दिया जाता है और यहाँ सब रुके रहते हैं। हर जगह काफी सुंदर घर हैं। मुझे लगता है कि इन घरों की कीमत वर्तमान में ये विशेष रूप से प्रभावित हुआ। मतलब यहाँ वैधता है और घास को वैध कर दिया गया है। ब्रिटिश कोलंबिया में पूरी तरह से नशीले पदार्थों को अपराध मुक्त कर दिया गया है, शबक जैसे हेरोइन और अन्य चीजें। यहाँ घास की बहुत महक आती है। वैसे मैंने मॉन्ट्रियल में कहीं भी नहीं सूंघा, लेकिन यहाँ हर जगह। शायद किस्मत अच्छी थी। पूरी रिकॉर्डिंग, मुझे लगता है। आसपास घास की दुकानों की कमी नहीं है, लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ सख्ती है। हम लाइन नहीं देख रहे हैं, हम अभी पार कर रहे हैं और हमने हिलाया बस, और तुम महसूस करते हो कि अभी ये होगा और यहाँ अभी एक मजेदार इलाका होगा। मेरे ख्याल से घोड़े जैसी महक आ रही है। घोड़े जैसी महक आ रही है। शायद उन्होंने घोड़ा खा लिया और सो रहे हैं। देखो, कुछ दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं। वहाँ क्या है? शायद ये कोई अड्डा है और लाइट जल रही है ना? अजीब है, मानो। मुझे लगता है वहाँ मगरमच्छ पकाया जा रहा है। नशेड़ी के लिए एयरबीएनबी। जितना शेल्टर के करीब आते हैं, जो कि नशेड़ियों के लिए एक प्रकार का आश्रय है, स्थिति उतनी ही दुखद होती जाती है। जो लोग होश में हैं, वे घास और कचरे में कुछ ढूंढ रहे हैं और अजीबोगरीब कामों में लगे हुए हैं। बाकी लोग बेहोश हैं और हमेशा लेटे हुए नहीं। कोई खड़ा होकर सो रहा है। ये कैसे? भयावह। ये खुद शेल्टर है और यहाँ काम करने वाले सुरक्षा गार्ड। पास में लोग ज्यादातर गीले फर्श पर बैठे हैं, लेकिन एक लड़का कुर्सी पर साफ स्पोर्ट्स सूट में बैठा है। उसे देखकर नहीं लगता कि वह फेंटानिल पर बैठा है। अधिकतर लोग पास में ही इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमें बहुत सारा धन्यवाद। ध्यान दें, यहाँ वह आदमी है जिसने हमारी गाड़ी पर हमला किया था। अब इतना गुस्से में नहीं है, मजे कर रहा है और आराम कर रहा है। देखो, पुलिस वाले ठीक सड़क के उस पार हैं। नहीं, ये फॉर्मेटाइट्स हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे अच्छे हैं, लेकिन डरावने नहीं। खैर, इतना गंभीर नहीं है। हाँ, ये नहीं कह सकता कि मैं मजे कर रहा हूँ। खैर, ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ छूट दी गई है। घूमो, इंजेक्शन लगाओ, लेकिन किसी को मत छुओ। खैर, और बेहतर होगा कि ज्यादा सांस न लें, गहरी सांस न लें, क्योंकि खुशबू अवर्णनीय है। आप बस गहरी सांस लेने पर बेहोश हो सकते हैं। वहाँ कोई व्यक्ति नशे में है। वहाँ आगे
बस शराबी लोग हैं। मतलब नहीं, ये लोग यहाँ कोने पर और वहाँ कोने पर भी रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शराब बिकती है और दुकान है, क्योंकि उन्हें कुछ पैसे मिल सकते हैं। और इस तरह पैसे के गिलास के साथ वे लगभग $100 आराम से कमा लेते हैं। ये काफी अच्छा है। और तुम्हें कितना मिलता है? मुझे 200 मिलते हैं, लेकिन मैं काम करता हूँ और मैं टैक्स भी चुकाता हूँ, इसलिए मेरे पास 200 से कम बचता है। मैं सोचता हूँ पैसे गिलास बाहर निकल जाऊं ताकि मुझे काम करना पड़े। सबसे अजीब बात यह है कि मुख्य नशेड़ी का अड्डा सरकारी और व्यापारिक इलाकों के बिल्कुल पास है। यहाँ होटल है, यहाँ जेलेंस्की भी आए थे, यहाँ वह इस होटल में थे। और हम कितनी दूर चले गए? 3 ब्लॉक, और यहाँ एक भी बेघर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से संसद शुरू होती है। सुबह मैं फिर से केंद्र में घूमने जा रहा हूँ। मेट्रो में बहुत सारी पुलिस है। सड़कों पर भी लोग कम से कम 4 के समूह में चलने की कोशिश करते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में सभी व्यापारी नहीं हैं और सभी के काम अलग अलग हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स कार खरीदने में सक्षम हैं, जबकि दूसरों के स्टार्टअप अधिकतर भीख मांगने से जुड़े हैं। इस आदमी ने साइकिल को किनारे पर फेंक दिया और तुरंत कारों के पास चला गया। यहाँ एक आदमी पूरी तरह से कचरे के डिब्बों को खाली कर दिया और हर कागज या पैकेट को बहुत ध्यान से देख रहा है। और आप जानते हैं, मेहनत और धैर्य के लिए उसे इसका फल मिला। अंत में उसने निश्चित रूप से कुछ मूल्यवान पाया। ये लोग लाभ की गणना कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वे इसे एक खुराक में निवेश कर सकें, और उनके पास वे लोग सो रहे हैं जो पहले ही इस चरण को पार कर चुके हैं और आराम कर रहे हैं। शहद का बर्तन और कुछ और भी। हर जगह शोकेस हैं, पेश हैं धूम्रपान के लिए, और यहाँ तक कि मशरूम जो शैंपेनिया नहीं है, खुलेआम बेचे जा रहे हैं। यहाँ कोने पर मारिफाना, वहाँ कोने पर मारिफाना, यहाँ मारिफाना। आप 6 मारिफाना की दुकानों से गुजरेंगे और केवल एक खाने की दुकान। वे सच में हर कोने पर हैं। गिने कि प्रति वर्ग मीटर कितने हैं। ये वह इलाका है जहाँ ओक्साना रहती है। वातावरण दबावपूर्ण, शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक, लेकिन पड़ोस के लोग दिखने में सबसे अच्छे नहीं हैं। बेघर लोगों को सीधे सड़क पर सोना पड़ता है। ठीक है, चलो, इनमें से कुछ लोग भारी नशे में हैं और उन्हें फुटपाथ पर आराम मिलता है, लेकिन यहाँ दुकान के पास मुझे झटका लगा। एक बड़ी कंपनी के अपेक्षाकृत सामान्य लोग कंक्रीट पर बैठे हैं और एक दूसरे को कुछ पदार्थ पास कर रहे हैं। खुद दुकानों पर लगी जालियां भी एक अलग नजारा है। ओक्साना के घर के पास एक लड़की पूरी तरह से नशे में है, जो झाड़ियों में कुछ देर तक कुछ खोज रही है, जबकि उसका लड़का बगल में सो रहा है। उनका पिकनिक कुछ ऐसा ही है। खुद ओक्साना मुझे मिलने के लिए मुश्किल से बाहर आई, क्योंकि कुछ दिन पहले बस में उसकी टांग में गोली लग गई थी। Can you please get out from me? Can you please get out from me? Can you call 911? Can you call 911? जैसे चल रही हो, है ना? हाँ, मैं कुल मिलाकर चल रही हूँ, लंगड़ाना चाहती हूँ। मेरे पैर में बस इसी बकवास से चोट लगी है। मुझे निश्चित रूप से थोड़ा मॉर्फिन लेना पड़ा। अब ओक्साना मजबूत दर्द निवारकों पर है। यह रही गोली जो उसकी टांग से निकाली गई, और ऑपरेशन के बाद ऐसा निशान रह गया जो धीरे धीरे भर रहा है। मैं धातु के डिब्बे जमा करने जा रही थी। बियर उपलब्ध है, आप इसे खरीदिए। मिर्च 20, और वे किसी और व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं। फिर उन्होंने स्पीकर चालू कर दिया और मैं बस कहती हूँ सुनिए, और मैं ठीक से यानी सभ्य तरीके से उसे कहती हूँ सुनिए, या तो आप संगीत की आवाज कम कर दें या बस छोड़ दें। अरे दोस्तों से आप लोग क्या कर रहे हैं? और वह बस ऐसे ही जैसे कि खुद ही बस से उतरने लगी। मैं समझती हूँ लड़के युवा हैं, मुझे नहीं पता था वे खतरा पैदा कर रहे हैं। तब ओक्साना ड्राइवर से शिकायत करने गई, और मुझे महसूस हुआ कि उसे दिलचस्पी नहीं है कि क्या हो रहा है। सुनो, वहाँ एक कांस्टेबल है और वह उस कांस्टेबल के पास रुक गया और कहता है अब हम 911 को बुलाने जा रहे हैं, और यहाँ एक और कांस्टेबल है, सुनो, बस से बाहर आओ। तब ओक्साना ने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन फोन पकड़ा हुआ था। क्या वो फोन चुराना था या कैसे? वह फोन लेना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसकी तस्वीर खींची है, लेकिन मैंने उसकी तस्वीर नहीं खींची थी। मैं तो बस बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करना है। वह लड़का जिसे वे बैठकर धमका रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। सुनो, उसे गालियां दे रहे थे। मतलब लोग, मुझे नहीं पता, अगर मैं कीव में होती और बस में होती तो लोग रोक देते, हमारे लोग रोक देते। वे बिल्कुल भी भाग नहीं ले रहे थे, यहाँ तक कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ एक काला लड़का दूसरे सीट पर बैठा था।
और वह ऐसे जानते हो जैसे कह रहा हो तुम क्या कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसी प्रतिक्रिया दी, जानते हो मैंने ऐसे देखा। मुझे बस डर लग रहा है, बात यह है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ऑक्साना को नहीं पता था कि उसके पास पिस्तौल है। मैं उसे अपने पैरों से धक्का दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत हो गया था। वह मुझे पकड़ने लगा, मुझ पर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय वह क्या योजना बना रहा था? उसका बैग क्यों खुला था? बैग जिसमें पिस्तौल है। हाँ बिल्कुल, तो उसने शायद सोचा कि गोली चलानी पड़ेगी। शायद गोली चलानी पड़ेगी। पिस्तौल देखकर ऑक्साना ने हिम्मत नहीं हारी और बचने की कोशिश की। मैं इस तरह से खुद को ढक रही थी। मैं लगभग सीट पर लेट गई, यानी मैं उसमें गिर गई क्योंकि मुझ पर पिस्तौल तानी हुई थी। क्या आप 911 पर कॉल कर सकते हैं? ये कौन सी बंदूक थी? क्या ये एयरगन थी? एक पन्यूमेटिक पिस्तौल। ऑक्साना को समझ नहीं आया कि किस पिस्तौल से उस पर गोली चलाई जा रही थी। न्यूमेटिक पिस्तौल युद्धक पिस्तौल से कमजोर हो, गोली गहराई तक चली गई। 3 सेंटीमीटर और 2 हफ्तों के बाद ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। क्या बाहर निकाल रहा था? शरीर उसे बाहर निकाल रहा था। गोली चलाने वाला मास्क में था, पर उसे कोई मदद नहीं मिली। मैंने उन्हें वीडियो दिखाया और उन्होंने वीडियो के माध्यम से, यानी उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर उन्होंने उसे जल्दी पकड़ लिया, यानी 30-40 मिनट में। वह पहले से ही उनके पास था। वह इतना चतुर नहीं था कि दूर जा सके या पिस्तौल फेंक सके। एक अपेक्षाकृत समझदार व्यक्ति केवल इसलिए कि उसे बस से बाहर निकलने कहा गया था, किसी पर गोली नहीं चलाता। मुझे न तो नाम पता है, न ही उपनाम। मैंने पीड़ित सेवाओं से बात की क्योंकि मैं अभी कुछ भी खोज रही हूँ, यानी किसी तरह से जुड़ने और इस मामले को सुलझाने के लिए, क्योंकि विक्टर सेम्स ने मुझे बताया कि वे उसे जमानत पर रिहा कर सकते हैं, लेकिन 20 साल की उम्र में वह पहले से ही एक वयस्क है, यानी 18 साल की उम्र पूरी हो गई है, तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि वे उसे रिहा कर सकते हैं, विक्टर सेमेनोविच ने कहा, और शायद वह नशे में था, नशे की हालत में था, और मुझे इससे क्यों मतलब होना चाहिए। सुनिए, आप इन लोगों को सड़कों पर छोड़ रहे हैं, यानी यह एक युवा व्यक्ति है जो समाज के लिए खतरा पैदा करता है। जब मैं बात करता हूँ फिर कनाडाई लोगों से और मैं कहता हूँ सुनिए, ये सामान्य नहीं है, यहाँ सुरक्षित नहीं है। वे मुझसे कहते हैं नहीं, तुमने बस एक खुशकिस्मत टिकट पकड़ा है, यानी तुम्हें बस किस्मत से ऐसा मिला, तुम गलत जगह पर थी। चलो अब देखते हैं यहाँ शिक्षा और चिकित्सा का स्तर क्या है। स्तर बहुत खराब है, सशुल्क है ना, और ये बाहर आया है ना। हाँ, ऐसा ही एक पन्यूमेटिक। मैं महसूस करता हूँ वास्तव में पास में किसी ने इसी तरह की पिस्तौल से गोली चलाई। मुझे पागलपन सा लगने लगा। सुनो, मैं हर दिन बस में काम पर जाता हूँ। तुम सोचो, इस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है और यात्रा करता है वह सिर्फ बदले की भावना से, क्योंकि उसे कुछ सहना पड़ता है। वह मुझे मार देगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, और वह तब मुझे मार सकता था। ऑक्साना अनुसार कनाडा में युवाओं को सब कुछ माफ कर दिया जाता। ये ऐसी सहिष्णुता है जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। समझो, मैं उसे ये आधार नहीं दे सकता। उदासीनता है। हम अभी तुमसे बात कर रहे हैं, अगर कोई कनाडाई हमारे पास बैठा होता तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा होता कि हम कुछ आक्रामक लोग हैं। मुझे लगता है यह सामान्य है दूसरे व्यक्ति की तरफ से सोचना। समझे, ये किसी की माँ हो सकती थी उदाहरण के लिए, या ये किसी का बच्चा हो सकता था। वे इसे समझते भी नहीं है, समझते नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी शिकायत थी। खैर, उन्होंने खुद ही मांगा। नहीं, हाँ सुनो, कोई तो बस में समझदार होना चाहिए, लेकिन सामाजिक निष्क्रियता इतनी स्पष्ट है। तो उदाहरण के लिए तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। दुकान में मैं कुछ खरीद रही थी। एक महिला व्हील चेयर पर बैठी थी, उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, उसके पास मास्क था और आंखें नहीं। मैं कतार में खड़ी थी, किसी ने उसे आगे नहीं जाने दिया। मेरे सामने मैंने कहा सुनिए जाइए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। तो मतलब ये क्या है, लोगों को बस में दिलचस्पी नहीं है, समझे। उनके लिए यह एक फिल्म देखने जैसा था, ऐसा कुछ हुआ। धन्यवाद। किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज की, जैसे तब मेरे साथ हुआ था। उपस्थित लोगों में से? हाँ, उपस्थित लोगों में से। हाँ, दो लोग मिले। जानते, मैं उन लोगों की आभारी हूँ, मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन जब मैं बस में चढ़ती हूँ तो मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूँ जिसे मैंने बचाया। मैंने उसे गले लगाया और मेरे पास हिस्टीरिया हो गया। 2 घंटे तक रोती रही, नहीं रुक रही थी। पहले ये मेरे साथ क्यों हुआ, और फिर जब सब कहते हैं कि तुम अपना मुंह खोलते हो तो यहाँ तो पूरी तरह से असंगति होती है। मतलब आप लोग आखिर हैं कौन? लगता है उनके लिए ये यहाँ सच में असामान्य है। ऑक्साना को अभी तक सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। यही है सामाजिक असुरक्षा। कनाडा एक आसान देश नहीं है।
दिन में वह इलाका जहां नशेड़ियों का आश्रय है नई रंगत में दिखता है। जो विशेष रूप से मजेदार है, जहां नशीले पदार्थ वितरित होते हैं वहीं बच्चों की देखभाल केंद्र है। पूरे इलाके का नाम ज़ोंबी लैंड में बदला जा सकता है। ये दोनों अपनी गाड़ी के साथ जहां जा रहे थे वहां कभी नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने चेहरे सीधे सड़क पर गिरा दिए। शायद असर सामान्य से तेज हुआ। हमारा कल का दोस्त भी वहीं है। ऐसा लगता है कि इस शहर में हर जगह घूमना संभव नहीं है। अजीब है। हमारे यहाँ उदाहरण के लिए जहाँ चाहें वहाँ घूम सकते हैं। यहाँ नशेड़ियों के लिए तो मजे ही मजे हैं। हर जगह गद्दे हैं, कुर्सियां बिखरी हुई हैं। सर्दियों में मुझे समझ नहीं आता कि वे कहाँ छिपते हैं। अभी तो हर जगह झाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं। नशेड़ी हर जगह दिख रहे हैं। बिल्कुल पास की गली में आम कनाडाई लोगों के घर हैं। प्लम्बर और पाकिस्तानी इलेक्ट्रीशियन कनाडा के भले के लिए शांति से काम कर रहे हैं। इस कोने के पीछे मुख्य अड्डा है। पास में ही व्यापारिक क्षेत्र है। घड़ी फिर से पहन सकते हैं। ये फिर से टोरंटो है और इस महानगर पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। यह वलेरी है। वह कनाडा में बहुत लंबे समय से हैं। अपनी वकालत की करियर में उन्होंने हिंसा, नशाखोरी और हथियारों से जुड़े कई मामलों का सामना किया है। हथियारों के मामले में बहुत कुछ बदल रहा है। जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा था तब हमारे पास हथियारों के लिए न्यूनतम आपराधिक सजा के प्रावधान थे। क्या आपके पास हथियार मिला? पंजीकृत नहीं है। मतलब ये नहीं कि बस 5 साल, ये न्यूनतम है। बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं। आजकल यहाँ शायद हर हफ्ते नहीं, लेकिन आप देखेंगे कोई शहर के केंद्र में किसी पर गोली चला रहा है और कोई पहले से ही काट रहा है। लेकिन ये सब प्रवासी हैं। मतलब अगर आप देखना शुरू करेंगे कि ये सब कौन कर रहा है तो ये खैर शायद वे लोग जो यहाँ की महंगी जिंदगी नहीं झेल सकते। हाँ, सड़कों पर नशेड़ियों के साथ स्थिति कम जटिल नहीं है। समस्या यह है कि यह समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या किया जाए। वह कानून तोड़ रहा है, वह इधर उधर सब पर हमला कर रहा है। लेकिन आपने उसे गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, फिर क्या? लेकिन आपने उसे छोड़ दिया, वह बाहर आया और वह फिर से घूम रहा है। और क्या? जैसे कि यह सब कैसे समाप्त होता है, यह अच्छा नहीं है। नहीं, दूसरी ओर वह सड़क पर खतरा पैदा करता है। हाँ, तो पहले वे खतरा नहीं थे, अब वे बहुत आक्रामक हो गए हैं। इसलिए रात में सड़कों पर मत चलो। तंबू वाले शहर, पहले ये कभी नहीं थे। यानी उन्होंने ये तंबू लगा दिए और सब ठीक है, और जैसे कि कोई कुछ नहीं कहता। नशीली दवाओं के उपयोग के केंद्रों को वैध कर दिया गया है। यानी वे कहते हैं, अच्छा आप अपनी तंबू में क्यों रहेंगे? गंदे सिरिंज, कुएं, हमारे पास आइए, यहाँ हमारे पास एक केंद्र है। बस अपनी नशीली दवाएं लाएं और हम आपको अच्छी तरह से सेवा देंगे। ये सब इंजेक्शन में करेंगे ताकि आप ठीक रहें। आजकल ये कठोर नशीली दवाएं वे जैसे प्रतिबंधित हैं, लेकिन इन केंद्रों में उन्हें प्रशासित किया जा सकता है। ओटावा में ऐसा एक केंद्र सीधे डाउनटाउन में है। इसे शहर के बाहर कहीं खेत में नहीं ले जाया जा सकता। ये बहुत अच्छा होता, लेकिन ये अमानवीय है। और आजकल सरकार वे मुख्य रूप से ऐसे निर्णय लेते हैं जो जल्दी काम करते हैं। वे लंबे समय के लिए नहीं सोचते। वे जैसे अभी इसे करना चाहते हैं। कोई समस्या है, इसे अभी जल्दी से बनाना होगा, तो वहाँ ये केंद्र हो। लेकिन जैसे हमने कुछ किया, दिखाया कि हमने कुछ हल किया। ऐसा लग सकता है कि टोरंटो में केवल एक ही कब्जा किया हुआ पार्क है, लेकिन नहीं। वलेरी के अनुसार ज़ोंबी लैंड तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे केंद्र हैं। ये फोटो उसने खुद खींचे थे। वलेरी कभी कभी ऐसी फोटोशूट पर निकलते हैं और इस बार वे केंसिंगटन मार्केट पहुंचे। यहाँ तंबुओं का शहर चर्च को पूरी तरह से घेर चुका है। यहाँ लोग यूं कहें सीधे चर्च के पास ही नशे में डूबे रहते हैं। फेंटानिल के अलावा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, दूसरी बड़ी समस्या क्रैक है। वह आदमी इसी से मनोरंजन कर रहा है। दिमित्री 20 वर्षों से कनाडा में रह रहे हैं। वित्तीय विशेषज्ञ, उन्होंने पैसा कमाया और टोरंटो के शानदार इलाके में गगनचुंबी इमारत में चले गए। उन्होंने शहर के केंद्र में सीएन टावर के पास सुंदर दृश्य के साथ एक अपार्टमेंट खरीदा, बड़े हरे पार्क के पास। घर के पास एक शानदार पार्क था जिसमें फव्वारा और लॉन थे। कुछ साल पहले हमारा पार्क अचानक बेघर लोगों के तंबुओं से भर गया। उन्होंने सारी घास को रौंद दिया, बहुत सारा कचरा फैलाया और फव्वारे को गंदा कर दिया। एक दिन जब मैं पार्क से गुजर रहा था, उन्होंने मुझे घेर लिया।
और पाया कि मैं अत्यधिक आक्रामक हूँ। मैंने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेयर का आदेश है और सभी सवालों के लिए मुझे उनसे संपर्क करना चाहिए। और अब बेहतर होगा कि मैं घर चला जाऊं, क्योंकि अभी चलना सुरक्षित नहीं है। जो हो रहा है उसके लिए दिमित्री टोरंटो के मेयर को दोषी मानते हैं। ये वही महिला है। ऐसी तस्वीरें अक्सर प्रकाशित की जाती हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। मुझे नहीं पता कि वह कैसी इंसान है, बस छवि वास्तव में कम से कम मजेदार है। शहर के मेयर कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे पास टोरंटो के मेयर के चुनाव थे तो 150 उम्मीदवार थे और उनमें से अधिकांश के बारे में ये भी नहीं पता था कि वे कौन थे, और फिर उन्हें किसी तरह चुन लिया गया। लेकिन वह इससे संभाल नहीं पा रही हैं, वह भी मुश्किल से बहुत। उदाहरण के लिए आज उन्होंने एक नया विचार निकाला टोरंटो में कर, यदि आपके पास एक अपार्टमेंट है, वह खाली है, तो आपको खाली अपार्टमेंट के लिए कर देना होगा। इसलिए आखिरी चड्डी आपके पास रहेगी, वे उसे भी आपसे ले लेंगे। यानी आप अपार्टमेंट किराए पर नहीं देते तो कर देते हैं, किराए पर देते हैं व्यक्ति बस कर नहीं देता, आप उसे मुफ्त में किराए पर देते हैं। संक्षेप में ये आपको अपना आवास मुफ्त में देने के लिए प्रेरित करता है किसी को। हाँ, दुर्भाग्य से वास्तव में बहुत से लोग जो यहाँ पदों पर हैं, उन्हें वहाँ नियुक्त किया गया था इसलिए नहीं कि वे बहुत सक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि वे इस भी वास्तव में इसमें फिट होते हैं। कैसे कहें, विविधीकरण। आपके राज्य में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लोग होने चाहिए, LGBTQ लोग होने चाहिए, अपने लोग, यानी यहाँ तक कि वकील स्कूल में भी मैंने देखा हमारे यहाँ लोग हैं, मुझे बताया गया, जो पहले से ही पढ़ रहे हैं। वे कहते हैं कि यार वहाँ आधे छात्र तो वहाँ नहीं होने चाहिए। उन्हें केवल इसलिए ही लिया जाता है ताकि यह विविधता भी हो, यह नीति। नेतृत्व को प्रभावित करने की उम्मीद में कनाडाई लोग अक्सर विरोध करते हैं। इन दृश्यों में ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन पिछले वर्षों में सबसे व्यापक। समझना चाहिए क्या है कनाडाई विरोध। ये शहर के दिन जैसा है, संगीत कार्यक्रम, बारबेक्यू, लेकिन वहाँ हॉट डॉग बनाए जाते हैं, कुछ चीजें पैसे के लिए, कुछ मुफ्त में। वहाँ बहुत से लोगों ने पैसे दान किए और वहाँ सब कुछ इतना शांतिपूर्ण था, वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यानी यह ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ कुछ विरोध प्रदर्शन, वहाँ सब पागलों की तरह चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं, और वहाँ पुलिस सबके पीछे दौड़ती है, तोड़ फोड़ करती है और उन्हें बसों में बिठा देती है। यहाँ लोग सब शालीनता से चलते हैं, ये शहर के दिन जैसा था। वेलेरी के अनुसार कनाडाई पुलिस कर्मियों को शायद ही कभी सख्ती से कार्य करने का अधिकार मिलता है, और किसी को तोड़ना। कनाडा में पुलिसकर्मी क्या कहते हैं, अगर आपकी कार चोरी हो रही है ताकि वे आपका दरवाजा न तोड़ें और आप खुद को खतरे में न डालें, आप बस कार की चाबियां वो दरवाजे पर रख दें। अगर वे चोरी करना चाहते हैं तो वे चाबियां ले लें, कार में बैठें और चले जाएं। तो दरवाजा क्यों तोड़ना, हमारी शांति भंग करना। अमेरिकी पुलिसकर्मी क्या कहते हैं, वहाँ के सम्मानित लोग, ये कौन हैं, नागरिकों, हम शनिवार को पिस्तौल से शूटिंग की कक्षा आयोजित करते हैं, इसलिए अगर कोई आपके पास आता है तो बेझिझक गोली चलाएं। ये बेहतर है भले ही आप उसे गोली मार दें, क्योंकि इससे हमारा काम कम हो जाता है। सामने वाले पड़ोसी की कार चोरी हो गई, यहाँ इस इलाके में, यहीं मेरे सामने। अगर बीमित है तो कोई बात नहीं, रो रही है, हाँ, इसीलिए ये बीमा महंगी होती है। खैर, अलेक्सी पुलिस की उपस्थिति को अच्छी तरह महसूस करता है। यहाँ लाल बत्ती पर चलना बेहतर नहीं है, क्योंकि क्रिस्टिना को $50 का टिकट मिला, लेकिन ये मॉन्ट्रियल में था, सर्दी का मौसम था और ऐसी चीज काम नहीं कर रही थी। बटन ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्लिक कर रहे थे। वहाँ शायद 5 लोग खड़े थे। खैर, इंतजार नहीं किया, फैसला किया कि पार कर ले। लाइट्स चमकने लगी। ये एक अंडरकवर कार थी, जैसे बिना मार्किंग के, साधारण काली चमकती रोशनी। यहाँ आओ, सबको बुला लिया और शायद 5 लोगों को $50 का टिकट दिया। अरे खैर, हम तो यहाँ फंसी जाते। देखो, 2 पुलिस की गाड़ियां। आज शाम टोरंटो का केंद्र लगभग पूरा बंद है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यहाँ संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या कम नहीं है। बेसहारा लोगों को भी सोना होता है, और जो लोग तेज नशे में नहीं हैं, वे फर्श पर और तंबू में सोने की तैयारी करते हैं। मैं भी आज लगभग तंबू में ही सो रहा हूँ। यह हॉस्टल का कमरा है और बगल के बिस्तर पर सच में आराम के लिए एक छोटा तंबू लगाया गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग सड़कों पर रहते हैं। यहाँ तक कि इस तरह के जर्जर और अप्रिय हॉस्टल में एक बिस्तर की कीमत $50 है। कनाडा बहुत महंगा देश है। जो कुछ भी अचल संपत्ति से संबंधित है वह बहुत महंगा है। विशेष रूप से महंगा है क्योंकि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो कम से कम $500 मिलियन खर्च करें। प्लाईवुड से? हाँ, ओटावा में हमने किराए पर लिया था। ये एक निजी घर जैसा था, लेकिन 2 अपार्टमेंट में बना हुआ था। घर पुराना था, 80 के दशक का। दिखने में वहाँ सामान्य मरम्मत की गई थी।
सापेक्ष रूप से सामान्य। हम 1400 कनाडाई डॉलर का भुगतान कर रहे थे। ये 1 बेडरूम था, बेडरूम जिसमें केवल बिस्तर ही फिट होता है और थोड़ी सी जगह है जहां 2 नाइट स्टैंड्स हैं शर्तिया तौर पर। इन कीमतों को ध्यान में रखते हुए मजबूरन बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि सामान्य जीवन शैली बनाए रखी जा सके। यानी अगर उदाहरण के लिए परिवार है किसी के पास, एक व्यक्ति खिला सकता है, लेकिन आप शून्य में जिएंगे। मतलब जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिस्टीना अभी मातृत्व अवकाश पर गई है। जैसे कि मातृत्व अवकाश है, लेकिन अभी पैसे थोड़े खर्च हो रहे हैं, ज्यादा बचत नहीं हो पाएगी। ओटावा के पैदल यात्री क्षेत्र में सुंदरता और आराम है। वातावरण किसी सुखद यूरोपीय शहर की बहुत याद दिलाता है। अलेक्सी और उनकी पत्नी घर से युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले ही चले गए थे। हम आए, हमारे पास $100 थे जेब में। यानी हमने शुरू में कनाडा जाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि हम मिस्र जा रहे थे। 23 फरवरी को हम मिस्र छुट्टियां मनाने गए थे। मैं पहले कभी विदेश नहीं गया था, मैं पहली बार छुट्टियां मनाने गया था और अब तक छुट्टियां मना रहा हूं। पहले 6 महीने कठिन थे, लेकिन कनाडाई लोगों ने आवास में मदद की। हम चर्च गए, वहां पादरी ने कहा कि उनके एक परिचित हैं कनाडाई। सच में उनका घर बहुत विशेष प्रकार का है। हमारे ऊपर अपार्टमेंट था और नीचे श्मशान था। तो आप कनाडा आए, पैसे नहीं थे, सरकार ने कुछ दिया? हाँ। कुछ दिया। प्रति व्यक्ति 3000? प्रति व्यक्ति, हाँ। बुरा नहीं है। आपने कुछ समय तक उन पर गुजारा किया, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। क्या किया? मैंने क्या क्या नहीं किया। पहला, मैंने सुरक्षा गार्ड की नौकरी की। मैंने जीवन में सुरक्षा गार्ड का काम नहीं किया था, लेकिन यह दिलचस्प था। फॉर्मूला 1 था, रात का सुरक्षा गार्ड था। ट्रॉफियां देखी, फॉर्मूला 1 मजेदार है। मॉन्ट्रियल में हर साल ग्रां प्री होता है। अच्छी तनख्वाह मिलती थी, खासकर जब पैसे नहीं होते। मुझे $22 प्रति घंटा मिलते थे, फिर बोनस भी मिला। कुछ 2-3 हफ्तों में मेरे पास आ जाता था वो, खैर वेतन से कम विशेष रूप से। फिर मैंने एयर कंडीशनर इंस्टॉलर्स के सहायक के रूप में काम किया, क्योंकि मुझे इसमें भी अनुभव था। जैसे कि हम घर पर पिता के साथ करते थे, हम उन्हें बेचते और लगाते थे। ये हल्के शब्दों में कहें तो थोड़ा अवैध था, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। मैंने यहाँ नकद में काम किया, क्योंकि यहाँ 2 विकल्प थे, या तो मैं नकद में काम करता या बिल्कुल कुछ नहीं कमाता। तुम इससे कैसे बाहर निकलोगे और कुछ अपना शुरू करोगे? सबसे दिमाग उपयोग करना। अभी एलेक्सी डिलीवरी का काम कर रहा है। फिलहाल मुझे अमेज़न पर ड्राइवर के रूप में काम करना पड़ा। तुम बहुत काम कर रहे हो, समझा? हम इसे जारी रख रहे हैं। 10 घंटे की कार्य शिफ्ट होती है। हमें लगभग $20 मिलते हैं। काम, मैं ऐसा कहूंगा, थोड़ा सुस्त कर देने वाला, क्योंकि अत्यधिक एकरस दैनिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कि तुम पहुंचे, लोड किया, तुम चले गए, फिर वापस आते हो। पहले स्टॉप पर फोन निकाला, पार्सल रखा, फोटो खींची, और ऐसा दिन में 200 बार। मैं हफ्ते में लगभग 4 दिन काम करता हूं, लेकिन ऐसा होता है कि 10 घंटे, और यह थकाऊ होता है। अलेक्सी शहर के सबसे तेज डिलीवरी करने वालों हैं। वे धीरे चलते हैं, खासकर जब दादी दादा खड़े होते हैं। वे बाएं लेन में खड़े हो सकते हैं। और मैं कार में हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जल्दी में हूं, मुझे जल्दी से पार्सल वितरित करने हैं और मैं नहीं कर सकता, मुझे जल्दी करना है। मैं गुस्सा करने लगता हूँ, लेकिन वे कोई जल्दी में नहीं है, वे आराम कर रहे हैं। और बस हम इसे नहीं समझते, क्योंकि हमारे अंदर यह बसा हुआ है। हाँ, हम जल्दी करने की आदत में है। हाँ, जब तुम जल्दी में हो क्योंकि पैसे चाहिए या सब कुछ। लेकिन दूसरी ओर, अगर तुम कनाडा में पैदा हुए हो, 50 साल पहले एक बोरी आलू के लिए घर खरीदा और अब उसे $1 मिलियन में बेच दिया डॉलर, तो जल्दी की जरूरत नहीं। रोक्साना एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन कनाडा में करियर जारी रखना तो फिलहाल असंभव है। तुम कभी नहीं बनोगे दोस्त। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तुम आते हो और सबसे घटिया काम तुम्हारा, उदाहरण के लिए दिन में 30 जोड़ी डायपर बदलना, वो गंदगी से। मैं कहता हूँ, सुनो, मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मुझे पता है कि बच्चों के साथ क्या करना है। मैं बहुत उनके साथ कुछ जानता हूँ। वहाँ कुछ अच्छे काम किए, अपने अनुभव को साझा किया, मुझ पर चौकोर आंखों से देखा गया। जाओ डायपर बदलो। ऑक्साना अवलोकन अनुसार कनाडा में जन्मे लोग प्रवासियों को नीची नजर से देखते हैं। तुम कनाडा में हो, तुम्हें यहाँ सीखना होगा कि सही तरीके से कैसे व्यवहार करना है। तुम कनाडा में हो, यहाँ हमारे अपने नियम हैं। मैंने कहा, रुको, इंतजार करो, हम भी तो इंसान हैं। मतलब हम भी तो, बस देखो, मेरे पास भी अनुभव है। मैं तब समझना चाहती हूँ कि मैं एक प्रवासी के रूप में यहाँ क्यों आई। ये तो पूरी तरह से प्रवासियों का देश है। इसका निर्माण सौना प्रवासियों द्वारा किया गया है। मुझे क्यों सुनना चाहिए कि सुनो, तुम तो यहाँ की नहीं हो। और ये तो पूरी तरह से भेदभाव है। मैं लगभग हर नौकरी से चली गई, क्योंकि मैं नई थी, मैं अभी अभी आई थी, और यहाँ के लोगों को सुनना जरूरी है। और जब मैं कहती हूँ कि नहीं, रुको, ये मेरे लिए सही नहीं है, तो क्या तुम सहमत नहीं हो? हाँ, मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे काम से मेरे बॉस ने निकाल दिया, पूरी तरह से काम से निकाल दिया, क्योंकि मैं गेस्ट लिफ्ट का उपयोग कर रही थी। सभी गेस्ट लिफ्ट का उपयोग करते हैं, और हमारा विभाग भी।
लेकिन उसने मुझे देखा और उसने मुझे काम से निकाल दिया। हाँ सब ओह, तुम समझते हो यहाँ एक कानून है कि मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कहाँ काम करती हूँ, किसी भी सोशल नेटवर्क पर नहीं। मैंने फेसबुक पर लिखने की गलती कर दी और अगले ही दिन मेरे पास HR आ गई। तुम्हें ये पोस्ट हटाना होगा। कनाडाई वे टकराव से बचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। खैर, क्योंकि कुछ राज्य हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो तुम्हारी मदद करती हैं। हाँ, तुम इतने बिगड़े हुए हो वाओ कि सब कुछ तुम्हारी मदद करता है और तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। और ये युवा पीढ़ी जो बड़ी हुई है और जो अब यहाँ 40-42 साल की हो चुकी है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। सुनो, उन्हें पेंशन मिलेगी। जब मैं कहती हूँ कि मेरे पास 3 डिग्रियां हैं और यूक्रेन में 4थी पूरी कर रही हूँ और यहाँ भी कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? क्या तुम कंप्यूटर के सामने बैठोगे? भगवान, ये भी एक काम है। यहाँ की युवा पीढ़ी इतनी मूर्ख क्यों है? क्योंकि सब कुछ परोसा हुआ है। उदाहरण के लिए हम दोनों सड़क पर चलते हैं, है ना? मैं बहुत साधारण कपड़े पहने हुए हूँ, मुझे बहुत फैंसी कहा जा सकता है। या उदाहरण के लिए मुझे 5 बार रेस्तरां से बाहर निकाला गया क्योंकि उन्हें लगा कि मैं बहुत नशे में हूँ या मैं बहुत पियक्कड़ हूँ। हालांकि मुझे नशे में लाना आसान नहीं है। जब मैं केवल कार के साथ गई, मैंने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो हमें बाहर निकाला जा सकता है। बाहर निकाल दिया और मैं तो बस नाच रही थी, ऐसा नहीं कि जैसे मेज पर। मैं अभी उस बारे में नहीं कह रही हूँ, बस स्वतंत्र रूप से मैं जीवन का आनंद लेने की कोशिश कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि वे कैसे हैं। मुझे बाहर निकाल दिया गया। एक और पब था। इस पब में मुझे चश्मा नहीं दिया गया और मुझे यहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया क्योंकि एक समय में कनाडियन था, मतलब हम बैठे थे, बियर पी रहे थे और कनाडाई ने कहा तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हारे लिए कनाडा में यूक्रेनियन कैसे हैं? मैंने कहा सुनो, मुझे पसंद नहीं है। सच में कहूँ तो पूरी तरह से बेकार है। हम पूरी तरह से बेकार नौकरियों पर काम कर रहे हैं। तुम जानते हो, 4 डिग्रियों के साथ वहाँ शौचालय साफ कर रहे हैं और वे इसे देख रहे हैं जैसे कि मैंने कहा ये बहुत मुश्किल है। यहाँ वो नाराज हो गया और मुझे बाहर निकाल दिया गया। मतलब उनके पास यहाँ ये अधिकार है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। ये कोई स्टाफ का सदस्य था जिसने मुझे स्टाफ से बाहर निकाल दिया और वह जिसने कहा था एक ग्राहक था। उसने स्टाफ से शिकायत की। हाँ, कि ऐसी बकवास आई और बस, मतलब मुझे ऐसी बातों के लिए बाहर निकाल दिया गया। यहाँ बहुत कम लोग खुले विचारों वाले हैं जो जैसे हम अभी तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं। मेरे दिमाग में जो कुछ भी है वह मेरे दिल और जुबान से जुड़ा हुआ है। मेरे लिए यह सीधा चलता है। उनके पास एक दीवार है। ताम, वे तुम्हें नहीं बताएंगे कि वे क्या सोच रहे हैं। मैंने खुद सोचा कि ऑक्साना पर भी किसी प्रवासी ने गोली चलाई थी। मेरी गलती है, लोगों पर धारणाएं थोप दी। ये कोई काला लड़का नहीं है, ये एक कनाडाई आदमी है, ये एक कनाडाई गोरा आदमी है। तो फिर ऐसे मामले में तुम हर किशोर में देखोगे। बात यह है कि अगर मैं मास्क देखूंगा तो निश्चित रूप से मैं 1 सेकंड में बस में नहीं रहूंगा। अब मैं बस ये समझता हूँ कि कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई भी चेतावनी नहीं थी कि खैर सुनो, सावधान रहो। अच्छा सुनो, सावधान रहो। यहाँ मत आओ, हमारे यहाँ भी मर सकते हो। या फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी इसे अपनी जिंदगी में भूल पाऊंगी? तो मतलब ये जीवन भर की चोट है। इस नुकसान को कैसे मापा जाए? ये कुछ ऐसा है जो अदृश्य है लेकिन ये मौजूद है। चलो छोड़ देते हैं। इसे पैसे में कैसे बदला जाए? एक व्यक्ति की जिंदगी की कीमत। कानून के अनुसार अगर मुझे कोई चोट पहुंचाई जाती, मेरी आंख में गोली मारी जाती, वे या $400,000। हाँ, वहाँ बिना पैर के छोड़ दिया, बिना हाथ के, $400,000 2 साल के दौरान। अब ये सब विचाराधीन होगा, अभी और देखना होगा। सुनो, लेकिन मुझे भी PTSD है, थोड़ी सी चोट। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम। और अब मैं इससे कैसे बाहर आऊंगा? क्योंकि यह पूर्ण आघात है। मतलब मैं इस देश में एक सुरक्षित स्थान के रूप में आई थी। समझो, इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे बस में गोली मारी गई हो। ये कनाडा में या सामान्य रूप से? कनाडा में उपलब्धि। हाँ, कल भी मेरी एक परिचित आई और कहती है मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। तो वकील के साथ क्या आप ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उसे जेल में डाला जाए? तुम जानते हो, और अब ये मुझे पूरी तरह से परेशान करता है। मुझे कोई अधिकार नहीं है, मतलब पुलिस क्या कर रही है ये जानने का। और मैंने पूछा क्या मैं अदालत में उपस्थित हो सकती हूँ? मुझे कहा गया नहीं। यहाँ तक कि ऐसा? हाँ, और अब कल्पना करो उसे रिहा कर दिया जाता है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। इसे पता लगाया? हाँ बिल्कुल। सुनो, जहाँ मैं वास्तव में रहता हूँ, मतलब तुम सच में बिल्कुल पास में हो। मैं बस सड़क पर चल सकता हूँ और मुझे बस सिर में एक धमाका हो सकता है। नहीं, अगर वे छोड़ दें तो मुझे भागना पड़ेगा।
यहाँ से। अरे ये क्या है? हाँ नहीं चाहता, क्योंकि सबसे पहले सुनो, कहाँ मेरे पास ताकत नहीं है, सच में मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि कहीं और जाऊं, आगे कहीं कोई काम ढूंढूं। ये समझना बेहतर होगा कि उसे कितनी सजा मिली है। हाँ मैं यही चाहता हूँ, समझे? मुझे बताया गया कि उसे रिहा किया जा सकता है। मैं ऐसी हूँ, आप क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओह रुको, तो न्याय कहाँ है? मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती। मुझे समझ में आता है कि इसमें 2 साल लगेंगे। देखो यहाँ रुकने का एक और कारण मिल गया। 2 साल में देखो लाइसेंस मिल जाएगा, क्लिनिक खोलूंगी, स्कूल खोलेंगे शिक्षक के लिए, बच्चों को कैसे पालना है। खैर ये जानो एक विचार है जो निशान पर है, लेकिन फिर भी। लेकिन अभी तक इस इच्छा को नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। मैं इंतजार कर रही हूँ अपनी मूल्यांकन का। यहाँ डिप्लोमा का मूल्यांकन हो चुका है, लेकिन अभी पंजीकरण करना बाकी है। पंजीकरण की मैं एक पंजीकृत मनोचिकित्सक हूँ। कठिनाइयों के बावजूद अलेक्सी और उनकी पत्नी भी अपनी जिंदगी को कनाडा में ही देखते हैं और जल्द बने ही बच्चा होने वाला है। हमारी आज डॉक्टर के साथ मुलाकात हुई थी। हम आज डॉक्टर के पास गए थे और सब कुछ ठीक है। यानी डॉक्टर को ढूंढना एक समस्या है सच में। अगर तुम्हारे पास लड़की, पत्नी, महिला गर्भवती है तो ये मुश्किल है कि कहाँ पंजीकरण करें। ये सच है। अगर तुमने पंजीकरण कर लिया तो कोई समस्या नहीं होगी, तुम्हें सीधे प्रसव तक ले जाया जाएगा। और कैसे नहीं पहुंच सकते? बस ऐसा ही है। फिर शायद घर में बाथरूम में करना पड़े। मतलब मुझे नहीं पता ये दूसरों के लिए कैसे होता है। मैंने बस कोशिश की। मैंने कटिनो और ओटावा की लगभग सभी क्लिनिकों को फोन किया और ढूंढ लिया, और कुछ विकल्प भी मिले और फिर हमने चुना। तो क्लिनिक क्या जवाब देते हैं? कोई जगह नहीं। प्रतीक्षा सूची। 10 महीने इंतजार करें। ऐसा ही है। हम कहते हैं कि हमारे पास उदाहरण के लिए 4था महीना है। वे कहते हैं ठीक है, आप वहाँ किसी हफ्ते के बाद आए। 5वें महीने के बाद शर्तियाँ, जैसे कोई जानवर कुछ दिखाई देता है, फिर आप मिलने आए, बातचीत करेंगे, और वह भी निश्चित नहीं है, और वह भी ऐसे बाहर धूम्रपान के दौरान। हाँ चलो छूने दो। अलेक्सी ने भी कनाडाई चिकित्सा का सामना किया है और वह संतुष्ट है। हाल ही में उसने नाक की सेप्टम को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करवाया। मुझे शायद मॉन्ट्रियल में किस्मत अच्छी रही। मुझे 1 साल में ऑपरेशन करवा लिया, शायद सब कुछ, जैसे कि ये सीटी स्कैन और जांचों से और सभी क्षणों के साथ, और एक बच्चा भी आएगा। और भी ज्यादा। हाँ, लेकिन बच्चा आएगा किसी तरह। यहाँ 2 विकल्प हैं, या तो अधिक मेहनत करना या बस उन पैसों को खर्च करना जो बच्चे के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार पैसे देती है। और हमारे यहाँ एक कनाडाई पैदा होगा तुरंत, एक कैनेडियन भी तुरंत पैदा हो जाता है। मैं परिवार की आय के आधार पर वे मानते हैं कि मुझे लगता है कि वे 800 कनाडाई डॉलर देते हैं। हमारी ऐसी योजना है, हम पैसे को छूना नहीं चाहते, हम सब कुछ बचाना चाहते हैं ताकि बाद में शिक्षा के लिए हो। तो क्यों ना थोड़ा और मजे करें, थोड़ा। और फिर पूछेगा पापा पैसे कहाँ हैं? और हमने तुम्हें जीवन दिया, कुछ नहीं। ये एक ऐसा क्षण है। और पासपोर्ट, हाँ कनाडाई पासपोर्ट। तुमने हमें पासपोर्ट के लिए अभी तक नहीं चुकाया भाई, लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि तुम यहाँ रह रहे हो और यहाँ कुछ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हो। 8 महीने पोलैंड, मैंने वहाँ करियर बनाया, शुरुआती कुछ, यानी एक अच्छी नींव रखी गई थी ताकि वहाँ वास्तविकता में रह सकें, और मैं ऐसी खराब स्थिति में नहीं होती जैसी मैं अभी यहाँ हूँ। कनाडा, मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे अंदर कुछ बहुत ही गहरा चल रहा है। अभी हम हील्स पहनते हैं और कुछ करने के लिए चलते हैं। मैं यहाँ इस बलिदानी स्थिति में हमेशा नहीं रह सकती। मैं मनोवैज्ञानिक के रूप में काम नहीं कर सकती, मैं काम नहीं कर सकती। ये तब है जब मेरी अपनी लगभग 10 साल की प्रैक्टिस है। मैं नर्स के रूप में काम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने नर्सिंग बहुत पहले ही पूरी कर ली थी। मैं किसी भी बम्पर को दांतों से पकड़ लूंगी, समझे? मैं अब किसी भी और स्थानांतरण के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास इसके लिए ताकत नहीं है। मेरा एक दोस्त यहाँ से चला गया, वह पोलैंड चला गया। अंग्रेजी बोलता है, फ्रेंच बोलता है, उसके पास कनाडाई शिक्षा है, उसने विश्वविद्यालय पूरा किया, यानी इसे यूरोप में स्वीकार किया जाता है। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ शानदार है। वह कहता है वहाँ से निकल जाओ, और मेरे शरीर पर ठंडा पसीना आ जाता है। क्या मैं सच में तैयार हूँ पैकिंग के लिए? कनाडा दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, और शायद हमें यह नहीं आंकना चाहिए कि कनाडाई अपनी देश और समाज कैसे बनाते हैं। हाँ, कनाडाई प्रबंधन प्रणाली में बहुत सी चीजें हमें अजीब समझ से बाहर और जंगली लगती हैं, लेकिन 100% वे हमारे बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं। एक बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन न करें, यह आपको नीचे ले जाएगा।
уже другое.